सुप्रभात, नमस्कार। सभी छात्राओं को बगरू महिला पीजी महाविद्यालय की ओर से ऑनलाइन कक्षाओं की कड़ी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि आप सबको विदित है कि हम ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से आपको ऑनलाइन शिक्षण कार्य करवा रहे हैं, उसी कड़ी में आज हम बीए और बीए बीएड के द्वितीय वर्ष, जिसका विषय रहेगा अनिवार्य विषय के रूप में अधिगम एवं शिक्षण, और जिसका टॉपिक जो चल रहा है हमारा प्रकरण वो है अधिगम का अर्थ, स्वरूप और कारक। उसी विषय को आज हम आगे बढ़ाते हुए आज हम अध्ययन करेंगे अधिगम के प्रकारों का। हालांकि कल पिछली क्लास में हमने प्रकार बता दिए आपको, बस उन प्रकारों को समझने के बाद हम दूसरे विद्वान या मनोवैज्ञानिक के अनुसार अधिगम के प्रकार जो है उनका उल्लेख आज हम करेंगे। तो ध्यान से सुने कौन कौन से अधिगम के प्रकार हैं। तो सबसे पहले अधिगम के प्रकारों की बात करते हैं। तो अधिगम के प्रकारों में सर्वप्रथम ऊसुबेल नामक विद्वान का नाम आता है, जिसने अधिगम को मुख्यतः 4 भागों में बांटा है। अधिगम को मुख्यतः कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। उनके अनुसार अधिगम जो है सर्वप्रथम अभिग्रहण की क्रिया है, अर्थात उसके द्वारा सीखा जाता है। तो पहला आ गया अभिग्रहण के द्वारा सीखना। दूसरा है अन्वेषण के द्वारा या अन्वेषण सीखना, क्योंकि सीखना ही अपने आप में अधिगम है, और यहाँ पर अन्वेषण के माध्यम से सीखना दूसरा सीखना बताया गया है। तीसरा रटकर सीखना, जो अधिकतर बच्चे इसको किया करते हैं, जो अपने आप में शिक्षण की अनुचित विधि मानी गई है। और चौथा और महत्वपूर्ण और अंतिम है अर्थपूर्ण सीखना। ऊसुबेल इसी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और इसी को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। उनके अनुसार महत्व जो दिया गया है प्रकारों में वो नंबर 4 का दिया गया है। हालांकि 3 भी है, लेकिन चौथा जो है वो सीखना ज़्यादा उपयुक्त माना गया है। इसलिए ऊसुबेल की बात करें हम तो उन्होंने इसको अधिक महत्व दिया है कि अर्थपूर्ण सीखना ही शिक्षण माना गया है, अर्थात शिक्षण होता है। तो ये तो हो गया अधिगम के प्रकार ऊसुबेल के अनुसार पहला। दूसरा आज जो पढ़ेंगे विशेष है हमारे लिए वो है गेने के अनुसार, क्योंकि परीक्षा में राजस्थान विश्वविद्यालय के द्वारा प्रश्न पत्र में कई बार ये प्रश्न आया हुआ भी है कि गेने ने सीखने या अधिगम के प्रकार जो बताए हैं वो कौन कौन से हैं और किस रूप में हैं। तो याद रहे आपको, गेने ने समझाने का जो तरीका है वो बड़ा रोचक है कि उसने सीखने के लिए या अधिगम के लिए 8 बातें बताई है। 8 नियम कह सकते हैं, 8 सिद्धांत हम कह सकते हैं, जिसके आधार पर हम आसानी से अधिगम कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे यहाँ से अभी, क्योंकि अभी फिलहाल हम गेने के जटिल स्वरूप को पढ़ रहे हैं। कौन स्वरूप है? जटिल। जटिल स्वरूप वह स्वरूप है जिसमें इसमें यहाँ पर इसको कठिनता के रूप में लिया गया है। जटिल स्वरूप ये शिक्षण का या ये कह सकते हैं अधिगम का अभी फिलहाल जटिल स्वरूप है, लेकिन जैसे ही इसको हल करेंगे इनका क्रम चेंज हो जाएगा। अभी फिलहाल 1 नंबर पर है ये, अंत में फिर ये कितने नंबर पर हो जाएगा? ये 8 नंबर पर हो जाएगा। कितने पर जाएगा? 8 नंबर पर, क्योंकि विद्यार्थी शुरू में जब सीखेगा तो अपने आप ही उन चीज़ों को देखता जाएगा और अपने आप उसकी समस्याएं हल होती जाएगी और वो उल्टा क्रम बन जाएगा। देखो अभी फिलहाल जटिल स्वरूप क्या है, क्योंकि अधिगम के लिए या सीखने के लिए या अधिगम के लिए गेने ने ये कहा है कि सर्वप्रथम बालक के सामने समस्या आती है, इसलिए समस्या को हल करना बहुत ज़रूरी है। तो समस्या का हल कैसे किया जाए? तो इन्हीं में उसका उत्तर है। हम अंतिम यहाँ से लेंगे, शुरुआत यहाँ से करेंगे, अपने आप ही सॉल्यूशन यहाँ आ जाएगा। पहले समस्या को पहचानेंगे, फिर उसको हल करने का प्रयास करेंगे। दूसरे में नियम सीखना, नियम बनाना। जब नियम बनाना सीख जाएंगे तब फिर उसके बाद इस प्रक्रिया में आएंगे। फिर उसके बाद अवधारणा, कंसेप्ट तैयार करना, सीखना, वो आएगा। उसके बाद चौथे में विभेद करना, अर्थात भली भांति पहचानना, उनमें वर्गीकरण करना आना चाहिए। तब फिर उसके शाब्दिक संबंध को सीखना, और फिर उसका जंजीरीकरण अर्थात उसको श्रृंखलाबद्ध कड़ी के रूप में जोड़ना, और फिर उत्तेजक प्रक्रिया के द्वारा सीखना, और लास्ट में अंतिम रहेगा संकेतक द्वारा सीखना या संकेतक सीखना। अभी जटिल समस्या के रूप में यह है
लेकिन जब हम इनको पढ़ते हैं और इनको सीखते हैं तो शुरुआत यहाँ से करते हैं। इसको 1 नंबर देते हैं नाम, संकेतक सीखना। तो ध्यान से सुने, हम सबसे पहले 8वां है इधर से क्रम और इधर से ये पहला क्रम है। इसके आधार पर ही हम समस्या का हल करेंगे। तो देखिए, पहला जो दिया गया है वो संकेतक सीखना, अर्थात इसमें हम उदाहरणों के माध्यम से सीखते हैं। संकेतक का मतलब किसी चीज़ को इंडिकेट करते हुए, किसी चीज़ का उदाहरण देते हुए। संकेतक का मतलब यहाँ पर क्या है, उदाहरण के माध्यम से। उदाहरण आपने देखा होगा, कई प्रश्नों को हल करने के लिए उदाहरणों के माध्यम से यानी एग्जाम्पल देकर हम उनको हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर संकेतक जो है वो अपने आप में उदाहरण का प्रतीक है। और इसमें जिसका उदाहरण दिया गया है सीखने के लिए वो है पावलोव का। किसका है? पावलोव का। शिक्षा मनोविज्ञान जो है आप फर्स्ट ईयर पढ़ चुके हैं, बाल्यावस्था और चाइल्ड ग्रोइंग अप, उसमें आपने पढ़ा है कि पावलोव के द्वारा एक सिद्धांत दिया गया जिसका नाम है अनुबंध सक्रियता का सिद्धांत। और उस अनुबंध में उसने घंटी जो बांधी और उसकी आवाज़ को सुनकर कुत्ते के मुंह में जो लार आती है वो अपने आप में एक अनुबंध का उदाहरण है। अर्थात उसमें वो बंध जाता है जैसे ही भोजन को देखता है और उसके मुंह में लार आ जाती है। तो ये अपने आप में सिद्धांत जो है पावलोव का, ये अनुबंध का सिद्धांत है। तो यहाँ पर भी बालक जब किसी चीज़ को सीखने का प्रयास करेगा और उसके सामने वो चीज़ रहेगी तो उस चीज़ को वो क्या करेगा, सीखने के लिए आतुर होगा। और उसी उदाहरण को काम में लेते हुए पावलोव के सिद्धांत को काम में लेकर समझा सकते हैं। तो यहाँ पर सीखने का सबसे नीचे का स्तर है ये, जिसको हम सबसे 8वें क्रम पे मान रहे हैं। लेकिन शुरुआत हमने सीखने में इसको सबसे पहले पढ़ा है क्योंकि निम्न स्तर है सीखने का। सबसे लास्ट का 8वां स्तर था जिसमें पावलोव का अनुबंध क्रिया का सिद्धांत माना गया, जिसमें उसने कुत्ते पर प्रयोग किया था और कुत्ते को कई दिनों तक अर्थात 2-3 दिन तक भूखा रखा। और जब बाद में उसे पिंजरे के बाहर क्या रखा, खाना रखा, तो उसको देखते ही कुत्ते के मुंह में क्या आई, लार आ गई। और लार आना क्या है, किस चीज़ को अर्थात भोजन को प्राप्त करने के लिए लालायित हो जाना। तो ये था संकेतक द्वारा सीखना। दूसरा है उत्तेजक प्रतिक्रिया सीखना। इस दूसरे स्तर में भी उदाहरण ही है, लेकिन इसमें उदाहरण जो है उत्तेजक प्रक्रिया में इसमें भी उदाहरण ही काम में लेंगे हम। लेकिन उदाहरण किसका लेंगे, जैसे इसमें तो लिया था पावलोव का, पावलोव कुत्ते वाला, ठीक है। और इसमें लेंगे स्किनर, किसका लेंगे, स्किनर का उदाहरण लेंगे, क्योंकि ये शिक्षा मनोविज्ञान जो है इनके अनुसार ही हम शिक्षण कार्य करवाएंगे। तो हमें विधिवत रूप से विधियों का प्रयोग करते हुए शिक्षण उचित रूप से हो पाएगा। तो देखिए इसमें बताया गया है कि ये सीखने का दूसरा स्तर है। पहला स्तर जो था वो संकेतक था, दूसरा स्तर जो है नंबर 2 पे उल्टी तरफ से चलेंगे हम तो नंबर 2 पे आ जाएगा इसका स्थान। और ये क्या रहेगा, उत्तेजक प्रतिक्रिया। और इसमें स्किनर का आएगा सिद्धांत, जिसमें क्रिया प्रसूत अनुबंध संबंधित प्रयोग है, जिसमें सीखने की क्या होती है, ऐच्छिक क्रिया होती है। क्रिया प्रसूत का सिद्धांत जो किया गया था स्किनर के द्वारा कबूतर पर, उस सिद्धांत के आधार को इसमें आधार माना गया है। अर्थात जिसमें सीखने की प्रक्रिया जो होगी वो कैसे होगी, ऐच्छिक, यानी इच्छा के आधार पर। क्योंकि विद्यार्थी को अधिगम या सीखना जब पूरा हो पाता है जब विद्यार्थी के मन में क्या हो, सीखने की इच्छा हो। तो यहाँ पर सीखने की इच्छा होना भी बहुत आवश्यक है, इसीलिए इसको उत्तेजक प्रतिक्रिया के रूप में माना गया है। यानी सीखने के लिए, ये सब में सीखना लिखा हुआ है, उसका तात्पर्य यह है कि इनके आधार पर सीखा जा सकता है। जैसे उत्तेजक स्किनर का सिद्धांत कि सीखने के लिए किस प्रकार कार्य कर सकते हैं, तो वो सीखने की क्रिया इसमें मानी गई है। 6ठे नंबर पे फिर है इधर से, और उधर से आएगा 3रे नंबर पर, जिसका नाम होगा जंजीरीकरण। क्या नाम होगा, जंजीरीकरण। जंजीरीकरण से मतलब जानते हो, चैन होती है, चैन श्रृंखला सिस्टोमेटिक ढंग से जिसमें क्रमबद्धता आ जाती है, उस चीज़ को हम जंजीरीकरण कहते हैं। तो इसमें जो सीखा जाएगा वो किसके माध्यम से सीखा जाएगा, संयुक्त विधि के माध्यम से। कौन सी विधि के माध्यम से, संयुक्त विधि। और इसमें कौन सी विधि काम में लेंगे, SR थ्योरी, SR जो थ्योरी है, SR थ्योरी को इसमें काम में लेंगे। SR थ्योरी अपने आप में 2 चीज़ों को जोड़ती है, जो अपने आप में एक सिद्धांत भी है SR थ्योरी, जो कि थॉर्नडाइक की भी है। उसमें इसमें बताया गया है कि शब्दों को और विद्यार्थी के सीखने की क्रिया को ध्यान में रखते हुए उसको जोड़कर उसको शिक्षण कार्य करवाया जाता है। अर्थात इसमें ज्ञान को जोड़कर अपनाकर शिक्षण कार्य पूर्ण करवाया जाता है, इसलिए इसमें SR थ्योरी को काम में लेते हैं। उसके बाद आता है इधर से 5वां, इधर से आ जाएगा 4था, ठीक है। क्रम 4 पे 4थे नंबर पे आएगा शाब्दिक संबंध सीखना। इसमें बताया गया है कि जंजीरीकरण होने की प्रक्रिया के बाद जब आगे बढ़ते हैं
तो पुनः वापस से एसआर थ्योरी के रूप में नई प्रतिक्रिया होती है। इसमें भी एसआर थ्योरी ही काम में ली गई है, जैसे दो में उदाहरण लिए गए थे वैसे इसमें भी एसआर थ्योरी के आधार पर ही सीखने को बल दिया जाता है। बस बीच में जंजीरीकरण की जो प्रक्रिया है वो जुड़ जाती है। तो उसके जुड़ने के बाद शाब्दिक और अशाब्दिक, वर्बल एंड नॉन वर्बल मेथड को काम में लेते हुए शब्दों को सीखना अर्थात पहचानना और उसके आधार पर विषय को अवगत करवाना इसमें करवाया जाता है। तो गेने के अनुसार ये शाब्दिक संबंध सीखना था। पांचवा है विभेद सीखना। इधर से पांचवा बनेगा, इधर से चौथा हो जाएगा, क्योंकि इधर घटता क्रम है इधर बढ़ता क्रम है, तो इधर पांचवा हो जाएगा विभेद के द्वारा सीखना। इसमें बीच में द्वारा लगा सकते हो आप, बाकी सीधा डायरेक्ट है विभेद सीखना। अर्थात विभेद सीखने का मतलब है किसी चीज़ में भेद करना, भिन्नता और विभिन्नताओं का पहचान करना। तो यहाँ पर विभेद से तात्पर्य माना गया है कि विद्यार्थी शाब्दिक संबंधी प्रत्युत्तरों में परिवर्तन लाना। जैसे अनेक प्रत्युत्तरों का भंडार बढ़ता जाएगा, बालक के व्यवहार में स्वाभाविक रूप से अपने आप ही क्या आता जाएगा, परिवर्तन आता जाएगा। जितने उसको शब्द नॉलेज होगी उसी के आधार पर वो क्या होगा, अधिक से अधिक विभेद करना सीख जाएगा। तो क्रम यहीं से बढ़ेगा, क्योंकि ऊपर बढ़ता हुआ क्रम है। ये क्रम जो है ऐसे बढ़ता हुआ है, एरो के निशान से पता लग रहा है कि जैसे ही शाब्दिक भंडार होगा उसके पास विभेद करने की क्षमता अपने आप ही आ जाएगी। जब भी तो ग्लेसरी, जिसको हम डिक्शनरी कहते हैं, उसमें बहुत से शब्दों का एक समूह होता है। उसके आधार पर अगर उसकी हम रोज़ मीनिंग याद करते हैं तो हमारा बहुत सा ज्ञान जो है अपने आप बढ़ जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर शब्दों को जोड़कर हम विभेद करने की प्रक्रिया भी सीख जाते हैं। नेक्स्ट उसके आगे इधर से छठे क्रम पे और इधर से तीसरे क्रम पे, इधर घटता क्रम है उधर बढ़ता क्रम है। अवधारणा सीखना। अवधारणा में बताया गया है कि संयुक्त रूप से प्रतिक्रिया है जिसमें उदाहरण के द्वारा बालक की मध्य की अवधारणा, पूर्व की अवधारणा और क्रिया के दौरान की अवधारणा को जानते हुए समूह में सीखने की अवधारणा को भी सरलता से जाना जाता है। अर्थात अवधारणा में क्या होता है, हम दो बातों को ध्यान देते हैं। एक तो व्यक्तिगत रूप से सिखाया जाए, व्यक्तिगत, और दूसरा है सामूहिक रूप से। सामूहिक रूप से अब दोनों में से किसमें अधिक ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, किसमें ज़्यादा वो ध्यान देते हुए सीख रहा है। व्यक्तिगत में सीख रहा है, पर्सनल जिसे कह सकते हैं, इंडिविजुअल, और या सामूहिक रूप से सबके साथ क्रिएटिविटी कर रहा है, वो यहाँ पर अवधारणा के रूप में मानी गई। अर्थात कंसेप्ट है, ये अपने आप में क्या है, ये कंसेप्ट, और किस चीज़ का है, सीखने का अर्थात अधिगम को प्राप्त करने का। उसके बाद अगली है नियम सीखना। 7वें नंबर का जो है इधर आएगा नियम सीखना, और इधर दूसरे नंबर पे हो जाएगा जिसको 7वें नंबर पे कहेंगे नियम सीखना। नियम क्या है, किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए विधिवत रूप से उसका उपयोग करना अपने आप में नियमावली कहलाती है। यहाँ पर विद्यार्थियों को अवधारणाएं जब आ जाएगी, कंसेप्ट आ जाएगा, तब वह जंजीरीकरण के द्वारा सीखते हुए आगे बढ़ेंगे और अब क्या करेंगे, वो परिस्थितियों के अनुसार अपने ज्ञान का उपयोग करना सीख जाएंगे। जैसी परिस्थिति है उसी के अनुसार वो नियमों का पालन करेंगे और अपने ज्ञान को आगे बढ़ाएंगे। तो नियम कहाँ काम आते हैं, परिस्थितियों के अनुसार। परिस्थितियाँ कब होती है, समय के अनुसार। तो समय के अनुसार वो क्या करेगा, अपने आप में बदलाव करेगा, और वो बदलाव जो होगा वो नियम सीखने में आएगा। किस में आएगा, नियम सीखने में। तो यहाँ पर ये 7वां था, यहाँ पर अंतिम 8वां, और इधर पहला जो है वो समस्या का हल। क्योंकि बालक को समस्या आती है वो उससे विमुख हो जाता है और सीखने का प्रयास नहीं करता, और वहीं उसकी पढ़ाई अवरुद्ध हो जाती है। लेकिन यहाँ पर गेने ने जो महत्वपूर्ण तर्क दिया है वो इसी प्रकार दिया है कि समस्या से डरने के बजाय उसका हल करने के लिए शुरुआत यहाँ से करो, अपने आप ही आपकी समस्या क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। तो यहाँ पर समस्या हल अंतिम माना गया है, जिसमें व्यक्ति को नियमों के आधार पर इस प्रकार से संयुक्त करना सिखाते हैं जिससे कि वह अपने कार्य करने योग्य हो जाए। अर्थात विद्यार्थी नियमों की कड़ी से जुड़कर परिस्थितियों के अनुसार सीखता हुआ समस्या का हल कर ले। तो वही क्रम बन गया, इससे ऊपर बढ़ा, फिर इससे ऊपर बढ़ा, एरो का निशान बढ़ता हुआ जा रहा है। तो लास्ट में समस्या अपने आप ही क्या हो जाएगी, हल हो जाएगी। क्योंकि नियमों के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार वो सीखेगा, तो अपने आप इसको क्या होगा, समय का आकलन हो जाएगा, और उस समय के अनुसार वो क्या करेगा, उस ज्ञान को सीख लेगा। तो ये थी पहले जटिल स्वरूप, और बाद में जब नीचे से सीखना शुरू किया तो इसका कौन सा स्वरूप आ गया, सामान्य स्वरूप कह सकते हैं या हल स्वरूप कह सकते हैं, जो अपने आप में समस्या का हल है। इस समस्या के हल के रूप में इसको मान सकते हैं। तो समझ गए, ये 8 प्रकार के जो थे ये गेने के थे। गेने ने सीखने के
नियम बताए हैं, सिद्धांत बताए हैं जो जटिलता से सरलता की ओर है। शुरुआत में लिखते हैं जब जटिलता की ओर लिखते हैं, और जब हल करते हैं तो वापस नीचे से उठते हुए क्रम से सबसे निचले स्तर से शुरुआत करते हुए उच्च स्तर तक आते हैं और समस्या को हल कर देते हैं। तो ये था दूसरा गेने के अनुसार सीखने के प्रकार। अब लेते हैं महत्व। किसका महत्व? अधिगम का महत्व। अगला पॉइंट हमारा रहेगा अधिगम का महत्व। ये सब करते हैं। अधिगम का महत्व क्या है? देखिए दूसरे पॉइंट में है अधिगम का महत्व। आज का दूसरा पॉइंट है ये। इसमें अधिगम का महत्व। अधिगम अपने आप में जगह रखता है, तो अधिगम का महत्व भी जाहिर सी बात है बड़ा ही होगा, क्योंकि सीखना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। तो यहाँ पर हम अधिगम का महत्व देखते हैं किस रूप में है। अधिगम का महत्व यहाँ पर 3 रूप में बताया गया है। सामान्य टिप्पणी की गई है यहाँ पर सीखने के लिए कि अधिगम जो किया जाता है उसको 3 रूपों में हम जान सकते हैं महत्व के रूप में। पहला है शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों को अधिक से अधिक और बार बार विषय का दोहरान करवाने पर बल दिया जाना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है और अच्छी ये बात है कि शिक्षक अगर विद्यार्थी में बदलाव चाहता है, परिवर्तन चाहता है, तो क्या चाहिए? छात्रों में अर्थात विद्यार्थियों में क्या करे? बार बार पुनः बार बार क्या करें? सीखने पर बल देने के लिए किसका प्रयोग करें? पुनरावृत्ति अर्थात रिवीजन, अर्थात बार बार उसको क्या करे? रिवीजन करवाए, अर्थात उसको दोहरान कार्य करवाए। बार बार उसको दोहराएंगे तो अपने आप ही वो चीज़ याद हो जाएगी। दोहरान करना, दोहराना, रिवाइज करना। किस चीज़ को बार बार रिवाइज करते हैं तो अपने आप ही वो क्या होगा? ज्ञान अस्थायी से क्या हो जाएगा? अस्थायी रहता है पहले शुरू में, इससे क्या हो जाएगा? वो स्थायी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्थायी। लेकिन कब होगा? जब उसको हम बार बार करेंगे, अर्थात बार बार रिपीट करेंगे, रिवीजन करेंगे। तभी तो कहा जाता है कि विद्यार्थियों को शिक्षक के द्वारा कक्षा में पढ़ाए गए ज्ञान को कक्षा में तो देखना ही है, साथ में घर जाकर भी दोबारा देखना होना ज़रूरी है, ताकि नेक्स्ट अगली क्लास में दोबारा से जब पूछा जाए तो उसका ढंग ढंग से उत्तर दे सके। इसलिए ज्ञान की पुनरावृत्ति होना, बार बार रिवाइज होना, उसका दोहरान होना बहुत आवश्यक है। तो पहला महत्व है अधिगम का कि शिक्षक के द्वारा छात्रों में बार बार सीखने पर बल देते हुए रिवीजन की प्रवृत्ति करवाए, अर्थात उसका दोहरान कार्य करवाए। तो समझ गए? पहला दोहरान कार्य अर्थात रिवीजन करवाना। ठीक है, तो पहला महत्व यह हो गया। दूसरा है छात्र सीखे गए विषय को शिक्षकों की सहायता से बार बार देखने के सुझाव को अपनाए। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर अब शिक्षक क्या था? यहाँ छात्र का है। नंबर 2 पे छात्र को बल दिया गया है, वहाँ शिक्षक को फोर्स किया गया था कि बार बार जो शिक्षकों के द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है उसको क्या करना है? आपको शिक्षक की सहायता से बार बार देखना आवश्यक है। तीसरा, शिक्षकों को अध्यापन कराते समय बालकों का क्या करना चाहिए? उत्साहवर्धन। तीसरा पॉइंट वापस शिक्षकों के लिए है कि शिक्षक को क्या करना चाहिए? बालकों को पढ़ाने के दौरान, शिक्षण कार्य करने के दौरान उत्साहित करना चाहिए। उत्साहित अर्थात उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। उनको क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए, उनको उत्साहित करना चाहिए, ज्ञान के प्रति जागृत करना चाहिए, लालायित करना चाहिए कि वो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए व्यवस्थित हो जाए। इसलिए शिक्षकों को अध्यापन कार्य के समय ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए जिससे बालकों में समय समय के अनुसार उत्साह बढ़ता जाए और उनको पठन कार्य में रुचि बढ़ती जाए और शिक्षण कार्य क्या हो जाए? रुचिकर बन जाए। क्या बन जाए? रुचिकर और प्रभावी बन जाए। क्योंकि शिक्षण कार्य प्रभावी कब बनता है? जब शिक्षण में रुचि होती है। विद्यार्थी अगर छात्र जो है वो शिक्षण में रुचि लेंगे तो शिक्षण कार्य अपने आप क्या होगा? प्रभावी होगा। शिक्षण कार्य क्या होगा? प्रभावी होगा। तो याद रहे आपको, शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने के लिए
शिक्षक को क्या करना चाहिए, उन्हें समय समय पर मोटिवेट करते रहना चाहिए। समय समय पर क्या करना चाहिए, मोटिवेट यानी उसको प्रोत्साहित करते रहना चाहिए, प्रोत्साहन देता रहना चाहिए। तो ये शिक्षण का तीसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य भी माना गया है शिक्षण कार्य का, और ये अधिगम का महत्व भी है। तो अधिगम का महत्व शिक्षक और छात्रों की क्रियाओं पर आधारित है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि शिक्षण का महत्व जो है वो 3 है, और किस पर आधारित है, शिक्षक और शिक्षार्थी अर्थात विद्यार्थी, इन दोनों पर आधारित है। तो ये हो गया महत्व। अब नेक्स्ट पॉइंट अगला, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। तीसरा पॉइंट है ये आज के टॉपिक का तीसरा पॉइंट है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक देखिए, ये भी महत्वपूर्ण है। बहुत से कारक हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। अब कौन से हैं वो कारक जो अधिगम को प्रभावित करते हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे कि इफेक्ट कौन से डालते हैं अधिगम को प्रभावित करने में। वैसे मुख्यतः हम देखें तो 5 कारक है। कितने कारक है, 5। देखिए इनकी संख्या भी मैं सबके सामने लिख रहा हूँ। यहाँ 4 थी, उसके अनुसार 2 विद्वानों के अनुसार इसमें अलग आ जाएगा। एक में आ जाएगा ऊसुबेल प्रकारों में, इसके आ जाएंगे 4। दूसरा जाएगा गेने के अनुसार कितने थे, 4। तो ये अधिगम के प्रकार भी मैंने लिख रखे हैं। यहाँ पर ये महत्व के 3 लिख रखे हैं, और यहाँ पर अब किसके लिखे हैं, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में 5 कारक है, जिनमें से 2 ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और वो कौन कौन से हैं, ध्यान से सुने। सबसे पहला विद्यार्थी से संबंधित कारक। 5 कारकों में से हम बात करेंगे कि कौन कौन से वो कारक है जो प्रभावित है। तो नंबर 1 करते हैं, विद्यार्थी संबंधी कारक। विद्यार्थियों से संबंधित कारक, ये वो कारक है जो शिक्षण कार्य को प्रभावित करता है। इसलिए किस पर डिपेंड करता है, ये छात्रों पर। तो विद्यार्थियों से संबंधित कारक है। दूसरा है अध्यापक से संबंधित कारक। शिक्षक के द्वारा भी शिक्षण कार्य प्रभावी होता है, तो अध्यापक द्वारा प्रभावित कारक। याद रहे, ये इस पे टीचर का इफेक्ट पड़ता है, उसकी नॉलेज का इफेक्ट पड़ता है, उसके कार्य, उसकी चरित्र, उसके गुणों का भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए अध्यापक द्वारा प्रभावित कार्य या कारक, ठीक है। तीसरा है विषय वस्तु से संबंधित। तीसरी तो विषय वस्तु जानते ही हैं आप, जिसको बीच में लेकर इन दोनों के मध्य संबंध बनाया जाता है पाठ्यक्रम, यानी कि विषय वस्तु। इसका भी महत्वपूर्ण रोल होता है। तो विषय वस्तु अपने आप में एक कारक है जो प्रभावित होती है। और चौथा, विषय वस्तु के साथ क्या होना चाहिए, वातावरण, अथवा वातावरण से संबंधित कारक भी माना गया है। वातावरण का बहुत इफेक्ट पड़ता है। ये भी अपने आप में एक कारक है। किसको सीखने के लिए, शिक्षा को ग्रहण करने के लिए अपने आप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, अर्थात प्रभावित करता है शिक्षण कार्य को। और 5वां अनुदेशन से संबंधित कारक। 5वां कौन सा है, अनुदेशन। ये शिक्षक के द्वारा दिया जाता है, अनुदेशन द्वारा भी प्रभावित है। ये भी अपने आप में एक कारक है, क्योंकि ये भी शिक्षक के द्वारा विद्यार्थियों को मार्गदर्शित करने के लिए अपनाई गई एक विधा है। विधि नहीं, विधा जिसको कहते हैं, जिसमें टेक्निकल चीज़ अपने आप में शिक्षक रखता है और उसके माध्यम से विद्यार्थियों को अच्छे से अच्छा पढ़ाने का प्रयास करता है। तो ये अनुदेशन द्वारा सीखना अपने आप में एक कारक है। लेकिन ये 5 जो कारक है, उनमें से विद्यार्थी और अध्यापक वाला कारक ज़्यादा विशेष है अधिगम को प्रभावित करने के लिए। तो हमने 5 कारक लिखे हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले। अधिगम को प्रभावित करने वाले हैं ये कारक, करने वाले कारक। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में पहले की चर्चा करेंगे हम, विशेष दूसरे की करेंगे। इन दोनों का ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। दोनों एक दूसरे पर क्या है, डिपेंड। बिना छात्रों के अध्यापक शिक्षण कार्य नहीं कर सकता, और बिना शिक्षक के विद्यार्थी विधिवत रूप से शिक्षण कार्य नहीं कर सकते। और ये इनके बीच का विषय है ही, क्योंकि पाठ्यक्रम को ही इर्द गिर्द लेकर दोनों के मध्य सहसंबंध बनाया जाता है शिक्षण कार्य के रूप में। और इसका होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वातावरण अपने आप में महत्वपूर्ण है।
वातावरण के अनुसार ही शिक्षण कार्य पूर्ण होता है। अगर अच्छा वातावरण है तो शिक्षण कार्य तीव्र गति से विधिवत रूप से प्रभावी होगा, और अगर वातावरण सही नहीं है तो शिक्षण कार्य बाधित होगा। और अनुदेशन क्रिया अगर देता है शिक्षक समय समय पर विद्यार्थियों को, तो शिक्षण कार्य और भी अच्छा प्रभावी माना जाएगा, क्योंकि शिक्षण को प्रभावी जब भी माना जा सकता है एक अच्छे शिक्षक के द्वारा शिक्षण कार्यों को नियमों के अनुसार अनुदेशनात्मक विधि के आधार पर शिक्षण कार्य करवाया जाए तो विद्यार्थी उस ज्ञान को जल्दी से और सरलता से सीख लेते हैं। तो यहाँ पर अब सबसे पहले मैं विद्यार्थियों से संबंधित कारक का उल्लेख करूँगा पॉइंटों में ओनली, कि किस प्रकार ये कारक प्रभावित करता है। तो आप ध्यान से सुने कि विद्यार्थी से संबंधित वो कौन से कारक है जिनसे शिक्षण कार्य प्रभावित होता है, अर्थात अधिगम कार्य प्रभावित होता है। तो विद्यार्थी से संबंधित कारकों में है पहला, सीखने की इच्छा। बिल्कुल सही बात है। अगर बालक सीखने को आतुर है, लालायित है, तो आसानी से ज्ञान को ग्रहण करेगा। और अगर उसके सीखने की इच्छा ही नहीं है तो आप लाख कोशिश कर ले अध्यापक के रूप में, आप उसे नहीं सिखा पाएंगे। तो सबसे पहले संबंधित कारक कौन सा हो गया? बालक की सीखने की इच्छा। दूसरा, उसकी शैक्षणिक योग्यता या निश्चितता। जिस कक्षा के अनुसार उसको शिक्षण कार्य करवाया जा रहा है उस कक्षा के अनुसार उसका स्टैंडर्ड है या नहीं है, उसका माइंड मेकअप है या नहीं है, ये भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए शिक्षक को बालकों या विद्यार्थियों के आधार पर शिक्षण कार्य करवाया जाना चाहिए, जिसको हम कहते हैं बाल केंद्रित शिक्षण। क्या कहते हैं उसको? बाल केंद्रित शिक्षण कार्य। आजकल समय बदल गया है, परिवर्तनशीलता का नियम है। समय के अनुसार आगे बढ़ते हुए हम आज शिक्षा को मित्रतापूर्वक शिक्षा के रूप में शिक्षा ग्रहण की जा रही है, जिसमें अध्यापक और छात्र मित्र के रूप में शिक्षण कार्य पूरा करते हैं। जबकि पुराना समय था उसमें शिक्षण कार्य को परंपरागत तरीके से किया जाता था और शिक्षण कार्य एक तरफा था, अर्थात शिक्षक केंद्रित शिक्षा कार्य था। लेकिन आज दोनों तरफा है और उसमें भी मैत्रीपूर्ण संबंध है, और विशेष जोर जो दिया गया है वो छात्रों या बालकों पर दिया गया है। इसीलिए इसको बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं। अर्थात वर्तमान समय में जो शिक्षा का स्वरूप है वो कौन सा है? अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान समय में शिक्षा का कौन सा स्वरूप है, तो वर्तमान समय में शिक्षा का कौन सा स्वरूप है? बाल केंद्रित शिक्षा। कौन सी है? बाल केंद्रित शिक्षा, अर्थात बालकों पर केंद्रित है। बाल केंद्रित, बालक का जो मन है, उसकी रुचि है, उसकी क्षमताएं हैं, उसके आधार पर उसको शिक्षण कार्य शिक्षक के द्वारा करवाया जाता है। तो ये हो गया उसकी योग्यता। तीसरा है आकांक्षा का स्तर। आकांक्षा, कितनी वो इच्छा रखता है सीखने की, किस प्रकार की अध्यापक से वो आशाएं रख रहा है, वो लेवल भी हम इससे उसके आयु या उसके कक्षा के स्तर के आधार पर जान सकते हैं। तो ये तीसरा विद्यार्थियों से संबंधित कारक था। चौथा है बुद्धि। बुद्धि भी कई प्रकार की है, इसमें विद्यार्थी पर डिपेंड करता है कि वो तीव्र बुद्धि का है, सामान्य बुद्धि का है या मंद बुद्धि का है, उसी आधार पर उसको ज्ञान दिया जाता है। तो ये विद्यार्थी संबंधित कारक था जो बुद्धि है अपने आप में। और पांचवा है संवेगात्मक स्थिति। ये भी एक बालक को सीखने में बहुत हेल्पफुल है, सहायता करती है। जहाँ बालक में संवेग होंगे वहाँ विचार होंगे, और जहाँ विचार होंगे वहाँ भावनाएं होगी, और जहाँ भावनाएं होगी वह अपने आप ही व्यक्ति कार्य करेगा, अर्थात व्यक्ति को समझेगा। तो यहाँ पर अध्यापक को समझने के लिए बालकों में क्या होना चाहिए? संवेग की स्थिति होनी चाहिए। जैसा अध्यापक मौसम या वातावरण क्रिएट कर रहा है कक्षा का, उसी प्रकार विद्यार्थियों को भी उसमें ढल जाना चाहिए। ये अपने आप में एक संवेग है, तो ये बालकों में होना आवश्यक है। छठा है शारीरिक स्वास्थ्य। ये बहुत नीड है, आवश्यक है, मस्ट है कि विद्यार्थी अगर ज्ञान अर्जित कर रहा है तो उसमें क्या होना जरूरी है? क्या होना जरूरी है? शारीरिक स्वास्थ्य होना बहुत जरूरी है, क्योंकि शरीर से अगर स्वस्थ नहीं है तो मन कहाँ से काम करेगा, और मन से अगर तंदुरुस्त नहीं है तो शारीरिक और मानसिक दोनों कमजोरियां उसको आगे बढ़ने ही नहीं देगी। इसीलिए उसका शारीरिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी है। सातवां अगला है मानसिक स्वास्थ्य, मेंटली हेल्थ, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेंटली हेल्थ जो है ज्ञान पर ही आधारित है, जो मानसिक विकास को प्रभावित करती है। और शारीरिक जो है फिजिकली हेल्थ है, इसका होना भी बहुत आवश्यक है। और अंतिम और आठवां है परिपक्वता। परिपक्वता विद्यार्थी में होना बहुत जरूरी है। जिस ज्ञान और जिस कक्षा का स्तर वो है, उस कक्षा स्तर के अनुसार उसे सीखने के लिए अपने आप में उसमें मैच्योरिटी का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक छात्र ज्ञान के प्रति मैच्योर नहीं होगा, उसको सीखने के लिए तैयार नहीं होगा, तब तक ज्ञान उसके लिए अधूरा बना रहेगा। इसलिए उसमें परिपक्वता का होना भी जरूरी है। नेक्स्ट अब है अध्यापक से संबंधित कारक। ये तो थे विद्यार्थी संबंधित कारक जो 8 है। अब है शिक्षक के या शिक्षक के द्वारा प्रभावित होने वाले कारक। तो उनमें सबसे पहला है शिक्षक को क्या होना चाहिए, किस प्रकार होना चाहिए। पहला है विषय का ज्ञान। बिल्कुल सही बात है, जिस प्रकार छात्रों के लिए नियम थे 8, उसी प्रकार अध्यापक के लिए या शिक्षक के लिए भी नियम है कि उसे क्या होना चाहिए? विषय में परिपूर्ण होना चाहिए, अर्थात विषय का ज्ञान।
अगर उसे विषय की नॉलेज होगी तो अपने ज्ञान के प्रभाव से विद्यार्थियों पर प्रभाव बना सकता है। इसीलिए पहला है विषय का ज्ञान होना, दूसरा है अध्यापक का व्यवहार। ज्ञान के बाद नंबर 2 पर बात करते हैं व्यवहार की। अध्यापक का व्यवहार अपने आप में महत्वपूर्ण है। अगर वह छात्रों को पोलाइटली, विनम्रतापूर्वक व्यवहार के आधार पर उनका व्यवहार परिवर्तन करता है तो वो कुशल अध्यापक माना जाता है। तो इसलिए व्यवहार को भी अपने आप में महत्वपूर्ण माना गया है। तीसरा है फिर शिक्षण विधि। शिक्षण कार्य के दौरान वह कौन कौन सी विधियों को काम में लेता है, वो विधियां अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसीलिए यहाँ पर शिक्षण विधि का उचित समय पर व्यवस्थित प्रयोग करना शिक्षण विधि के रूप में यहाँ पर माना गया है। ठीक है, जैसे ज्योग्राफी का अध्यापक है उदाहरण के रूप में, तो उसे भूगोल समझाने के लिए नक्शे, ग्लोब और मानचित्र को काम में लेना चाहिए। इतिहास का अगर अध्यापक है तो उसे ऐतिहासिक स्थल का निरीक्षण कराना चाहिए, भ्रमण करवाना चाहिए और उसके आधार पर उसका अवलोकन करवाते उसे समझाना चाहिए। तो उससे विद्यार्थी ज़्यादा अच्छा और उपयुक्त विषय के रूप में सीख पाएंगे। इसी प्रकार अगला है चौथा, अध्यापक का मानसिक स्वास्थ्य एवं समायोजन। ये तो बहुत ही जरूरी है। जिस प्रकार छात्र पर लागू थी शर्त, वैसे ही यहाँ पर अध्यापक के लिए मानसिक स्वास्थ्य होना बहुत जरूरी है। मेंटली हेल्थ अध्यापक की होना बहुत जरूरी है। अगर उसका मन मस्तिष्क बिल्कुल एकाग्र है तो विद्यार्थियों को क्या करेगा, वो परिपूर्ण रूप से पूरा ज्ञान देने की कोशिश करेगा। इसीलिए यहाँ पर मानसिक रूप से उसका स्वस्थ होना और समायोजित होना बहुत आवश्यक है। तो इस प्रकार से 4 जो है कारक वो अध्यापक के द्वारा प्रभावित कारक है जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार इन 2 का ज़्यादा महत्वपूर्ण है, विद्यार्थियों से संबंधित कारक का और अध्यापक से संबंधित कारक का। बाकी वातावरण संबंधी कारक है ही। विद्यालय खुले माहौल में होगा तो विद्यार्थी जल्दी सीख पाएंगे। अगर भीड़ भाड़ वाली जगह में होगा, कोलाहल शोर शराबा होगा, तंग बस्ती में होगा, तो वहाँ वातावरण क्या होगा, शिक्षा के या अधिगम के विरुद्ध होगा। इसी प्रकार अनुदेशन समझिए आप, शिक्षक के द्वारा अपने आप में एक कौशल पैदा करने के लिए, विद्यार्थियों को अच्छे से अच्छे तरीके समझाने के लिए जो विधा काम में ली जाती है वो अपने आप में अनुदेशन है। इसके आधार पर अध्यापक अच्छे से विद्यार्थियों को ज्ञान करवा सकता है। तो ये थे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, अब है अगला पॉइंट जिसको हम कह सकते हैं अधिगम से संबंधित तत्व। ये भी बिल्कुल कारकों की तरह ही है। अधिगम से संबंधित तत्व, अधिगम से संबंधित तत्व, एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं अधिगम से संबंधित, तो इसमें भी वही 4 है। एक शिक्षक है, दूसरा छात्र है, तीसरा शिक्षण की प्रक्रिया है और चौथा है जिसको हम कह सकते हैं अधिगम की प्रक्रिया। शिक्षण के बाद ही तो अधिगम आएगा, तो इसलिए 4 है इसमें। पहला शिक्षक, ये तो होना ही होना चाहिए। दूसरा विद्यार्थी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तीसरा शिक्षण प्रक्रिया, ये होना जरूरी है, प्रोसेस है ये शिक्षण का। और चौथा प्रोसेस पूरा होने के बाद में जो क्रिया सामने आएगी वो किस रूप में आएगी, सीखने के रूप में। उसे क्या कहेंगे, अधिगम। तो अधिगम जो होगा वो सीखने की अंतिम स्टेज है, अर्थात सीखना और अधिगम जो है वो इस तत्व का चौथा तत्व है। तो ये 4 चीज़ें अधिगम से संबंधित तत्व के रूप में मानी गई है। तो आज हमारी क्लास में इतना ही। नेक्स्ट अगली क्लास में हम अधिगम और शिक्षण कार्य को प्रभावित करने वाले या उसके विकास को बढ़ावा देने वाले तत्वों का उल्लेख करेंगे जो आज के समय की महत्ता के अनुसार आवश्यक है। अर्थात शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किस प्रकार होता है और किस रूप में होता है, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम। शिक्षण सहायक सामग्री, आज हमने 4 पॉइंट पढ़े, जिसमें सबसे पहले अधिगम के प्रकार पढ़े, उसुबेल के अनुसार 4, गेने के अनुसार, और उसके बाद गेने के अनुसार 8 थे जिनको हमने पढ़े। और अधिगम का महत्व पढ़ा हमने 3 प्रकार से। फिर अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े 5, और उसके बाद अधिगम से संबंधित तत्व जो है वो है 4। तो आप इसे विधिवत रूप से देख लें, PDF में नोट्स भेजे गए हैं, उनको आप एक बार ढंग से अध्ययन कर लें। धन्यवाद।